राहुल गांधी के खिलाफ सहयोगी दलों ने तो पहले से ही मोर्चा खोला है, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी। लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे सहयोगी नेताओं की तरह अब कांग्रेस के सीनियर नेता भी इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की बात कहकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। और ऐसा कहने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि गांधी परिवार का करीबी माने जाने वाले मणिशंकर अय्यर ही हैं। गांधी परिवार ही को अपने सियासी करियर को बनाने और बिगाड़ने वाला मानने वाले मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि अगर यूपीए सरकार की कमान प्रणब मुखर्जी को दे दी गई होती तो 2014 में कांग्रेस इतनी बुरी तरह से न हारती। असल में हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हार के बाद से पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाए गए। इस बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने बताया कि कांग्रेस को किस रोडमैप पर काम करना चाहिए जिससे आने वाले चुनावों में उसे फायदा मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का मोह छोड़ देना होगा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पहली तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन के नेतृत्व की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, कम से कम जब तक हम विपक्ष में हैं। कांग्रेस नेता अय्यर ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना तब उन्हें बहुत खुशी हुई थी क्योंकि इसकी वकालत वे लंबे समय से करते आए हैं। उन्होंने कहा कि और इस तरह का गठबंधन बनाने की मैंने पहले भी गलती की। कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो गठबंधन के सभी दलों के लोगों को सम्मान देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है कि गठबंधन में किसी भी तरह का विरोध या अंदर खाने कलह न मचे। ऐसा होने से एकता का संदेश जाएगा और आने वाले समय में गठबंधन के जरिए ही कांग्रेस को मदद मिलेगी। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद से ही नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। सबसे पहले टीएमसी सांसद ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की गई थी कि ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता बनाया जाए और इस मांग का समर्थन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व देने की बात कही थी। ममता के बाद समाजवादी पार्टी से भी नेतृत्व को लेकर सवाल किए गए और कहा गया कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिया जाए। अय्यर ने गांधी परिवार के तीनों दिग्गजों से कब क्या बात हुई इसको लेकर अपनी राय साझा की और इस दौरान अय्यर ने कहा कि करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया और बिगाड़ा गया। मणिशंकर अय्यर ने कहा एक अवसर को छोड़कर राहुल गांधी के साथ सीमित सार्थक बातचीत हुई थी और उन्होंने केवल 2 अवसरों पर प्रियंका गांधी के साथ बातचीत की। अय्यर ने कहा कि 10 वर्षों तक मुझे सोनिया गांधी से आमने सामने मिलने का अवसर नहीं दिया गया। मुझे राहुल गांधी के साथ कोई सार्थक समय बिताने का एक बार को छोड़कर एक बार भी अवसर नहीं दिया गया और मैंने एक अवसर नहीं 2 अवसरों को छोड़कर प्रियंका के साथ समय नहीं बिताया। वे मुझसे फोन पर बात करती हैं इसलिए मैं उनके संपर्क में हूं। इसलिए मेरे जीवन की विडंबना यह है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही बिगाड़ा गया। मणिशंकर अय्यर ने उस समय को याद किया जब 2012 में कांग्रेस के लिए 2 आपदाएं घटी, जब सोनिया गांधी बीमार पड़ गईं और मनमोहन सिंह को 6 बाईपास सर्जरी से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मनमोहन सिंह के बजाय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री चुना होता और बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया होता तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में इतनी अपमानजनक हार न हारती जो वास्तव में उसे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मामला अडानी का हो या फिर कोई दूसरा, राहुल गांधी का दांव हर बार उल्टा पड़ जाता है और विपक्ष की कौन कहे, सहयोगी दल ही राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ताजा मामला संविधान के 75 साल पूरा होने के मौके पर संसद में चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान की प्रतियां लहराकर वीर सावरकर के खिलाफ बोलने लगे तो अखिलेश यादव की पार्टी राहुल गांधी पर भड़क गई और राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। और ये ऐसा पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी सावरकर के बचाव में उतर आई। लोकसभा में राहुल गांधी ने भाजपा और वीर सावरकर पर निशाना साधते हुए सदन में संविधान मनुस्मृति की प्रतियां लहराई और उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा, आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी। इस बात से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा कि कोई बहुत समझदार बुद्धिमान ही वीर सावरकर जी के बारे में अभद्र भाषा को बोल सकता है। काला पानी अंडमान निकोबार के उस सेल्युलर जेल में लगभग 9-10 वर्ष सजा काटी। उस जेल से बचकर आने वाले 2% से कम लोग हैं। आज के राजनेताओं पर 2-4 मुकदमे 8-10 महीने की जेल हो जाए तो अपने आप को शहीद बताता है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें भारत का एक महान सपूत बताया था। वहीं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कहा, राहुल गांधी ने संविधान छोड़ सभी मुद्दों पर बात की। वे जो हर समय सावरकर जी को गाली देने का काम करते हैं उन्होंने आज भी वही किया। लेकिन मैंने उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वो पत्र उनको दिखाया और उनको ये बात पता नहीं थी कि इंदिरा गांधी के विचार सावरकर के लिए क्या थे। आज उनको पता चला इसलिए वो तिलमिला उठे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में या फिर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक भी गलत शब्द बोलने से पहले 100 बार मंथन करना चाहिए।
वक्फ संशोधन बिल अब तक संयुक्त संसदीय समिति के पास है और समिति में इस बिल पर बातचीत चल रही है। समिति की हर बैठक में कोई न कोई हंगामा मचता है। वजह ये कि विपक्षी दल वक्फ बोर्ड को मिले अकूत अधिकार में कोई कटौती नहीं चाहते, जिसका फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड ने तेजी से देश की संपत्तियों को कब्जाना शुरू कर रखा है। लेकिन इस बीच यूपी से जो खबर आई वो सब कुछ चौंकाने वाली है। यूपी में 1/3 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध पाई गई हैं। असल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराई गई। अब तक यूपी के 50 जिलों की जो रिपोर्ट सामने आई है उनसे साफ है कि वक्फ ने अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। यूपी में 1,10,000 से अधिक संपत्तियां हैं जिनका शासन स्तर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार श्रेणी 1 की जमीन ही बेची जा सकती है। विभिन्न जिलों के प्रशासन की अब तक की रिपोर्ट के अनुसार करीब 30,000 संपत्तियां मूल रूप से श्रेणी 5 और 6 में दर्ज हैं। कई जगह शमशान की भूमि भी वक्फ संपत्तियों में दर्ज है और इन श्रेणियों में बंजर, चारागाह, वन भूमि, तालाब, ऊसर भूमि और ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग वाली जमीनें आती हैं। ये जमीनें आरक्षित श्रेणी की होती हैं जिनका प्रबंधन के लिहाज से मालिकाना हक सरकार, ग्राम सभा या अन्य निकायों में निहित होता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,20,00,000 करोड़ के आसपास है। वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बनाता है। देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, जहां पर 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, और तीसरे नंबर पर है पंजाब, जहां करीब 76,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक है। तमिलनाडु में 68,000 संपत्तियां वक्फ के पास हैं, जबकि कर्नाटका में 62,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। वक्फ की गई जमीन या संपत्ति को चैरिटी के लिए रोक दिया जाता है, यानी इस संपत्ति की कोई खरीद या बेच नहीं सकता। जब कोई शख्स अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान देता है तो उसे वक्फ की संपत्ति कहा जाता है और भारत में इस जमीन की देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। इनकी गाइडेंस के लिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 8,70,000 वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो 9,40,000 एकड़ जमीन पर फैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतिशी मारलेना की सरकार पर हाईकोर्ट की गाज गिरती। इसके पहले आतिशी मारलेना ने आनन फानन में कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स उपराज्यपाल को भेज दी, जिसे वो करीब 500 दिनों से दबाए बैठी थीं और उसे विधानसभा में पेश नहीं कर रही थीं। लेकिन जब बीजेपी ने आतिशी मारलेना और केजरीवाल के इस खेल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली, तब फैसले से पहले सारी रिपोर्ट एलजीवी के सक्सेना को भेज दी गई। विपक्ष का आरोप है कि अदालत में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सरकार द्वारा इन रिपोर्ट्स का प्रस्तुत करना यह स्पष्ट दर्शाता है कि वे जवाबदेही से बचने के लिए वित्तीय गड़बड़ियों को जनता की नजरों से छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। असल में कैग की इन रिपोर्ट्स में शराब घोटाले से लेकर मोहल्ला क्लिनिक घोटाले तक का कच्चा चिट्ठा है, जिसे केजरीवाल ने 497 दिनों तक छिपाए रखा। अब विपक्ष की ये मांग है कि जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाकर इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों तक ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं रखती। लेकिन दिल्ली में चुनावों से पहले जिस तरह की कांटे की लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए कैग रिपोर्ट्स के खास हिस्से जल्द ही सामने आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बुरी खबर होगी। बीजेपी ने विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की। इन घटनाओं को देखते हुए विपक्ष के नेता ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है, जिसमें 14 सीएजी रिपोर्ट को न केवल प्रस्तुत किया जाए बल्कि इन पर विस्तार से चर्चा हो। इसके अलावा रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच के लिए विशेष समितियां बनाई जाएं और इस अभूतपूर्व देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि उनके पैसे का उपयोग कैसे हुआ। सीएजी रिपोर्ट को दबाने का ये जानबूझकर किया गया प्रयास वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएजी की अहम रिपोर्ट को 497 दिनों तक जानबूझकर दबाए रखा और केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के संभावित प्रतिकूल आदेशों के दबाव में इन्हें प्रस्तुत किया। इन रिपोर्ट्स को आखिरी क्षण में प्रस्तुत करना साफ दिखाता है कि सरकार जवाबदेही से बचने और वित्तीय गड़बड़ियों को छिपाने के प्रयास में लगी थी। बकौल गुप्ता यह है कि 497 दिनों से लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट्स की सूची जिन्हें आप सरकार की वित्त मंत्री मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा उपराज्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट्स को दबाने का ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि इनमें से 14 में से 11 रिपोर्ट्स उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ये रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन,
दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली दिल्ली में शराब की आपूर्ति और नियमन राज्य के वित्तीय मामलों और राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित अहम मुद्दों को कवर करती है। कुछ रिपोर्ट अगस्त 2023 से ही मंत्रियों की मेज पर धूल फांक रही है, जो संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी लापरवाही को उजागर करती है। ये चिंताजनक है। इन रिपोर्ट्स में मोहल्ला क्लिनिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तृत ऑडिट, डीटीसी की कार्यप्रणाली, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की परफॉर्मेंस और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 497 दिनों की अभूतपूर्व देरी ने यह दिखा दिया कि दिल्ली की शासन व्यवस्था में वित्तीय जवाबदेही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक जिसे देखो वो ही राहुल गांधी पर चढ़ दौड़ता है। वजह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली ताबड़तोड़ हार है और इस हार के साइड इफेक्ट इंडी गठबंधन से लेकर एमवीए तक में साफ तौर पर दिखने लगे हैं। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की कमान अपने हाथों में लेने के लिए तैयार बैठी हैं और इस काम में कई सहयोगी पार्टियों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी अब आपस में ही सिर फुटौल जारी। चुनावों में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़कर कभी आगामी चुनाव में अकेले लड़ने की बात अब शुरू हो गई है। पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एमवीए से नाता तोड़ा, अब उद्धव की शिवसेना को राहुल गांधी की ही बात अच्छी नहीं लग रही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में ऐसी बात कही जो उद्धव की शिवसेना को नागवार गुजरी। आनंद फानंद में शिवसेना ने अपने सहयोगी पार्टी के सर्वे सर्वा यानी राहुल गांधी को सलाह दे डाली। असल में लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर खूब हमले किए। इसके लिए राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि सावरकर देश को संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलाना चाहते थे। उन्होंने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के कथन का हवाला दिया और भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा था उसी तरह से आज देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। आज देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है। वैसे भी सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करना, उन पर हमले करना राहुल गांधी को काफी पसंद है। लेकिन जब तक उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे तब तक सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की बातें उन्हें अच्छी लगती रहीं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ हो गया, वैसे ही उद्धव ठाकरे अचानक हिंदुत्ववादी नेता बन गए। इसलिए सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की बातें उद्धव ठाकरे को चुभ गईं। आप देखा न ताव आदित्य ठाकरे ने लगे हाथ राहुल गांधी को सलाह दे डाली। मीडिया को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी को सलाह दी और कहा, अरे भविष्य की बात कीजिए। अब कब तक राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए नेहरू और सावरकर को खींचते रहेंगे। आदित्य ठाकरे का बयान ऐसे वक्त में आया जब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। भाजपा और शिंदे की शिवसेना का दावा है कि एमवीए के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही उद्धव की शिवसेना ने पहले ही ऐलान किया कि वो बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि अकेले उतरेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है और उन्होंने संविधान के मुकाबले मनुस्मृति को महत्व दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जब भाजपा के लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो वो अपने सुप्रीम लीडर सावरकर का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण की 50% की दीवार को भी तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने गुरु द्रोणाचार्य की एकलव्य की गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा, पूरे युवाओं का अंगूठा ये सरकार काट रही है।